हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अनाउंस कर दिया था कि हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के जो 10th और 12th के बच्चे हैं जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए हमने एक नई शुरुआत की है जिसका नाम है तिरंगा सीरीज, और जिसका पहला भाग आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बच्चों, आपकी अब तक क्या तैयारी हुई है, क्या तैयारी नहीं हुई है, किसको कच्चा याद है, किसी को पक्का याद है, ये बहुत सारी द्विधाएं मैं बच्चों से मिला हूँ, वहाँ मुझको जानकारी मिली है। तो आप सबकी तैयारी को एक फाइनल परफॉर्मा कर देने के लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, जिसमें हम ईयर वाइज आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस कितनी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है बच्चा, अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में बच्चा लोग लास्ट 4 या 5 इयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 70% क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों आज की। तो यहाँ पर फिजिक्स को हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा लोग। तो देखिए जरा, अगर सेट का पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सेट हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही 1 बाय 1 वीडियोस आपको मिलते रहेंगी। और यहाँ से एक बात याद रखेंगे, हर सेट की 2 वीडियो आपको मिलेंगी बच्चा। ठीक है, और उन 2 के 2 वीडियो पार्ट को ही आपको देखना है। जैसे अगर हम बात करें, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का 2020 सेट नंबर 1 346 एक्सेस। ठीक है, ये आ गया है स्क्रीन के ऊपर, साइड में हर वीडियो में आपको ये मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो वहां पर आपको हर वीडियो मिल जाएगी डेली। ठीक है, सेट नंबर जरूर याद रखें। वीडियो को देखने से पहले एक सेट अपने आप जरूर लगाएं, अपनी तैयारी को देखें कि कहां तक आप पहुंचे हैं। ठीक है बच्चा, बाकी मैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सोल्व कराने वाला हूं। समझ में आ गई बात? चलिए तो बच्चा बात करते हैं आज की, तो अपनी बात को स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर 1-2 लाइन में आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तब तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल मेरे दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल मेरे दोस्तों, क्योंकि जुगनू किसी की रोशनी के मोहताज नहीं होते। और ऐसा ही जुगनू आप लोगों को बनना है अपने माता पिता का। और हमारा जो टारगेट है 95+, ये आपको स्मैश करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज की। तो सबसे पहले हमको परफॉर्मा में ध्यान है, अपने एग्जाम्स में हमको पता है किस किस तरीके से एग्जाम्स आने वाला है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको एग्जाम में दिया जाता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और प्लस बहुविकल्प वगैरह के क्वेश्चंस, अति लघु, लघु और दीर्घ यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं, उसको भी हम करेंगे। पहले आज के पेपर की बात कर लेते हैं, एक-एक क्वेश्चंस को बहुत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए बात करते हैं आज की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, देखें आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आप जानते हैं कि खंड ए आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, और खंड ए में से काफी अलग अलग क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे आपसे ऑब्जेक्टिव में। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। आपकी स्क्रीन पर बच्चा लोग आ गया होगा क्वेश्चन, देखिए जरा क्या बोला गया क्वेश्चन को। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा, बाकी आप देखते रहेंगे। पहले का क्या भाग है ये, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या भाग। अगर हम बात करें, पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। भाई वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, phi = E × A, यानी जितने भी क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र बना हुआ होगा, उस बंद क्षेत्रफल को क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। समझ में आ गई बात, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर पूछा गया इसका मात्रक बताइए क्या होगा। तो देखो बच्चे लोग, हमें यहाँ पर क्या बताना है, देखो जरा सीधी सी बात ये है, हमको जो आंसर बताना है वो इन 4 में से एक होना चाहिए। तो देखो जरा, अगर पहला दे रखा है वेबर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके बाद दूसरा दे रखा है वोल्ट पर मीटर, फिर दे रखा है वोल्ट इंटू मीटर, और डी दे रखा है न्यूटन पर कूलम। भाई न्यूटन का तो कोई मतलब बनना ही नहीं है इसके अंदर, समझ में आ रही है भाई, न्यूटन का तो कोई मतलब बनना ही नहीं है यहाँ पर। तो सीधी सी बात कर लेते हैं कि नंबर 4 तो कैंसिल हो जाता है। अब बाकी के 2 में वोल्ट आ रहा है, तो क्यों ना इसको वोल्ट के तरीके से करने की सोचे। देखना जरा बच्चा लोग, phi = E बराबर क्या होता है, V/R। तो V का कितना हो जाता है बताना जरा, वोल्ट, और R का मतलब क्या हो जाता है, मीटर, और A का मतलब कितना होता है, बोलो, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, phi = बताना जल्दी से यार, वोल्ट इंटू मीटर। यानी कहने का मतलब ये है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है यहाँ पर, जी हाँ, सी ऑप्शन है ना। हाँ ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर, सी वाला आपका यहाँ पर क्लिक हो जाता है, इसको आप क्लिक कर लेंगे।
क्लियर है? चले नंबर क्या पर आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, अच्छा एक तार है, ये लो जी, इसको A कह देते हैं और इसको B कह देते हैं, ठीक है बेटा। क्या बोला गया, 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। इसको एक समबाहु त्रिभुज का हमने आकार दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध की निम्नलिखित होता है, यानी किन्हीं भी दो के बीच में प्रभावी आप लोगों को यहां पर बताना है। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? यानी कहने का मतलब ये देखना जरा, अगर मैं इसका समबाहु त्रिभुज बनाता हूं तो बेटा कैसा बनेगा, देखना भैया समबाहु त्रिभुज तो ये होता है सीधा सीधा। समबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और ये एंगल 60 डिग्री के होते हैं। समझ में आ गई बात? चलो भाई, एक रेजिस्टेंस तो यहां पर लगा दिया, एक प्रतिरोध यहां पर लगा दिया, और एक प्रतिरोध बेटा लोग यहां पर लगा दिया। समझ में आई बात? देखो तीनों का है कितना, 24 है। बात समझ में आ रही है? तो यानी अगर मैं इसको कहना चाहूं यहां पर आपके लिए, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी यहां पर, देखना जरा। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं, देखना जरा भाई, टोटल इनका परिणामी कितना आना चाहिए, अगर मैं बात करूं आपसे, परिणाम कितना आना चाहिए 24, और इक्विलेटरल है तो बराबर है, तो यानी कहने का मतलब ये है 8 8 और 8 होंगे, सीधी सी बात ये है। अच्छा यहां से आगे अगर मैं पूछूं, उसने बोला किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, तो एग्जैक्ट मैंने दो बिंदु यहां पर फिक्स कर दिए, कौन कौन, बी और सी। यानी उसने बोला है आपसे, क्या बोला है, देखो क्वेश्चन को, कि किन्हीं भी दो शीर्षों के बीच में प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। किन्हीं भी दो शीर्षों के बीच में बताना है आपको बेटा, यानी कहने का मतलब है बी और सी के बीच में बताना है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ये क्वेश्चन स्क्वायर में भी बन सकता है, ये क्वेश्चन वर्ग में भी बन सकता है, आयत में भी बन सकता है ना। लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन किसमें बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज में। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो देखें जरा कैसे करेंगे, यानी यहां से स्टार्ट हुई बात। देखो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको दो पॉइंट फिक्स कर लेने होते हैं, एक तो जहां से आप स्टार्ट करा है और जहां पर आपने एंड किया है। इन दो पॉइंट को फिक्स करने के बाद जो बाकी के पॉइंट बचते हैं वो कोई बिंदु नहीं माने जाते, यानी यहां पर स्टार्ट चला और यहां पर खत्म हो गया। यानी ये कैसा आया, ऊपर वाला क्रम, ये श्रेणी क्रम आ गया। कैसा क्रम आ गया, श्रेणी क्रम। यानी 8 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आकृति कैसी बन जाएगी, देखना जरा भाई। नीचे 8 तो पहले से ही है, अगर ये श्रेणी में आ गया भाई, स्टार्ट दो पॉइंट केवल ये है, ये तो कोई बिंदु नहीं है यहां पर। तो 8 और 8 को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। 8 और 8 कितना बन जाएगा, बोलो। ये लो जी, ये तो अब चोटी ना होकर के सीधा हो जाएगा 16। क्लियर आ गई बात बेटा? अब ये दोनों कैसे हो गए, समांतर हो गए, तो ऐड कर दो दोनों को। 1/r इक्वल टू, बोलो 1/16 प्लस 1/8 हो गया। समझ में आ रही है बात? इसको क्लियर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहां से, बोलो 8 आ जाएगा, सॉरी 16, कहां है भाई मेरा दिमाग, चलो 16 आ जाएगा। अब देखिए यार 16 बन जाए कितना होता है, 16 हो जाता है, और 8 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। समझ गए? 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएगा बटे 16, और r इक्वल टू 16 बटे 3 ओम। ये किन के बीच आ गया, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, वो ये निकल करके आया 16 बटे 3। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या बन जाते हैं, वर्ग में भी बन जाते हैं। वर्ग में कैसे बनेंगे, अगर मैं बात करूं आपसे, ये वर्ग में बन जाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? समझ में, 4 प्रतिरोध, एक ऊपर लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, और एक इधर लग गया। आई बात समझ में नहीं? अब कई बार क्या कह देता है कि दो दो बिंदुओं के बीच में पूछ लेता है। दो बिंदुओं के बीच में कैसे, देखो जरा, ये विकर्ण बना दिया A, B, C और D। ये इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। हर क्वेश्चन में बेटा ऐसे बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन को टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उधेड़ के रख देंगे पूरा का पूरा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। समझ में आ गई बात? एग्जाम के अंदर कहीं चूक नहीं होगी आपसे, ठीक है? बस मेहनत में लगे रहिए। और मेरी ये वीडियोस देखने से पहले आप स्कूल, कॉलेजेस या ट्यूशंस में, जहां पर भी आप अपने शिक्षकों से आपने शिक्षा ग्रहण की है, जिन्होंने यहाँ पर ये आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको अच्छे से रिकॉल जरूर कर लें, अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें एक बार, तभी मेरी बातें आपको बिल्कुल दिमाग में टिक करेंगी एकदम से। ठीक है बच्चा?
चलें अब देख लेते हैं यहां से आगे की अगर मैं बात करूं सवाल कैसा कैसा बन जाता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन तो हम याद कर ही रहे अपनी कॉपी के, लेकिन हमको एग्जामिनर का माइंड भी रीड करना है कि वो हर बार 18 में अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनाए थे, फिर 19 में इस तरीके से चेंज किया, फिर 20 में ऐसे चेंज किया, 21 में तो हुआ ही नहीं था, अब 22 में ऐसे किया, तो 23 में क्या कर सकता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? जल्दी से ठोक दो लाइक और शेयर अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलें बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते कैसे हैं कि वे कोई भी दो बिंदु आप लोगों को दे देंगे, जैसे ए दे दिया और बी दे दिया और बोला ए और सी के बीच में आर निकालिए। अब देखो बेटा याद रखना, जो भी दो बिंदु आपको दो बिंदु जरूर देगा, याद रखना, ऐसा नहीं है नहीं देगा, दो बिंदु आपको जरूर देगा। जो भी दो बिंदुओं के नाम वो आपको देगा, जैसे ए और सी के बीच में कह दिया तो ए को फिक्स कर दो और सी को फिक्स कर दो। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? यानी कहने का मतलब ये है, अब ये यहां से शुरुआत हुई और यहां पर एंड हो गया, यानी जो मेन पाथ है इस वाले को सबसे बाद में उठाओगे, पहले किसको खत्म करोगे बोलो? ये और ये श्रेणी में है कि नहीं है? इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा तो क्या बन गया? ये लो जी, एक बन गया, पूरा का पूरा जुड़ गए। ऐसे ये और ये श्रेणी में है कि नहीं है? जब इनको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बोलो? पूरा का पूरा एक बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो 1 2 और 3, तीनों के तीनों कैसे हैं? समांतर क्रम में हैं। और ये लोग हम लोग जानते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे कि नहीं आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। अब ये वर्ग न लेकर के कई बार वो आयत दे सकता है ना, समबाहु त्रिभुज दे सकता है। समझ में आ गई बात? यानी इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपनी ये कॉपीज की आप लोग बना लेंगे, ठीक है? आपने जो पढ़ रखा है उसे ध्यान रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझको, है ना, और ना होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप लोगों ने पूरे साल जो मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार गई है, मैं फिर आपको बता देता हूँ, वो सारी मेहनत बच्चा लोग आपके एग्जाम्स में आपके काम आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या क्या पूछा गया है। देखो जरा अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर कहां गया ये? हाँ गे। देखो गे में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्यावर्ती प्रतिरोध प्रत्यावर्ती परिपथ में आर बराबर, ये गे है, आर बराबर 100 ओम दिया है और एक्सएल बराबर कितना दिया है? 200। मैंने बताया था आपको एसी परिपथ में से ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना पूछा जाए। और एक्ससी कितना हो जाता है? ये भी 200 ओम और ये भी 200 ओम। समझ में आ गई बात? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है जी, ये सभी के सभी कैसे जोड़े गए हैं याद रखना, श्रेणी में जोड़े गए हैं। ठीक है बेटा लोग, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में क्या निकालिए? कलांतर निकालिए। फाई पूछा गया है, यानी डेल्टा फाई बराबर क्या? भाई यही तो पूछा गया, और तो उसमें कुछ नहीं पूछा गया ना, नहीं, सिर्फ इतनी बात पूछी गई है ना। चलिए बात करते हैं आगे। अगर हम फाई की बात करें बेटा, एलसीआर परिपथ में क्या होता है बताना जरा, एलसीआर परिपथ में क्या होता है बोलो? अगर मैं पूछूं आपसे tan फाई बराबर कितना होता है? एक्सएल डिफरेंस एक्ससी अपॉन आर। यही तो होता है कि नहीं होता है? tan फाई बराबर यही तो फॉर्मूला होता है ना, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी अपॉन आर। चलो एक्सएल कितना है बोलो? 200 और एक्ससी कितना है? 200 और यहां से आर कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। यानी इसकी 200 से 200 कैंसिल हो गया तो 0 ओम क्या बन गया? 100 बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि tan फाई बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? और ये 0 किसकी वैल्यू होती है? tan 0 की वैल्यू। tan से tan कैंसिल तो फाई कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया। समझ में आई बात? तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है कौन सा? ए, 0 डिग्री। ए आंसर एकदम क्लिक हो जाता है। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रही बात? चलिए थोड़ा सा स्पीड से लेके चलेंगे बात को, है ना, ऐसे तो काफी लेट हो जाएंगे नहीं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखो जी क्वेश्चन नंबर घ में क्या पूछा गया? घ में पूछा गया ध्रुवन कोण अल्फा है और क्रांति कोण बीटा है। फिर दोबारा सुन लो, ध्रुवन कोण अल्फा है और क्रांति कोण बीटा है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अब 4 ऑप्शन दिए गए, बड़े खतरनाक ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन से डरना नहीं है। समझ में आई बात? देखो न्यूमेरिकल की सबसे आसान बात क्या होती है बच्चा, कि जो उसने आपको गिवन में दिया है ना, वहीं से आपका जवाब निकल करके आएगा। इसलिए सबसे पहली बात, एग्जाम हॉल में अंदर बैठ के कई बार आप न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका माइंड ये काम नहीं करता। कुछ बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि किस चैप्टर में से आया है।
समझ में आ रही है बात या नहीं? ऐसी बहुत लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है, बच्चों के साथ कई बार होपलेस हो जाते हैं, जवाब सामने होता है लेकिन दिमाग इधर उधर टक्कर मारते फिरता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इतना आपको होपलेस नहीं होना है, अपने माइंड को कीप काम करना है और उसके बाद एक बार फिर दोबारा से मेहनत के साथ क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करना अगर आप सीख गए ना तो बड़ा मजा आ जाएगा, न्यूमेरिकल की झंझट ही खत्म हो जाएगा आप लोगों की जिंदगी से। मैं फिर बता रहा हूं आपको, समझ में आई बात? क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं अपने कोचिंग में भी मैं आपको बताऊं कि न्यूमेरिकल को लिखने से ज्यादा ना आप उसको पढ़ें, बार बार रिपीट करें कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और माइंड में उसको सोल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको क्वेश्चन क्या होगा, आपकी जबान पर चढ़ जाएगा, है ना? फिर एग्जाम हॉल में आपको बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा किस क्वेश्चन में से पूछा गया। चले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ध्रुवन कोण, सबसे पहले देखो ध्रुवन कोण कितना दिया है, अल्फा दिया है। तो ध्रुवन कोण से एक नाम समझ में आता है, म्यू बराबर क्या होता है बोलो, tan IP। ये होता है कि नहीं होता है? म्यू बराबर tan IP होता है ना? हाँ, ये हमने पढ़ा है। और दूसरी बात क्या बताई कि क्रांतिक कोण क्या दिया गया, क्रांतिक कोण दिया गया बीटा। अरे आ रही है ना बात समझ में? क्रांतिक कोण क्या दिया गया, क्रांतिक कोण दिया गया है बीटा, है ना? तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि n बराबर कितना होता है क्रांतिक कोण, अगर मैं पूछूं आपसे sin C, आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, है ना? इसको म्यू कह दो या n कह दो, n भी कह सकते हो आप, अपवर्तनांक है, n कह दो या म्यू कह दो, एक ही बात है भाई। n बराबर tan IP होता है, और अगर मैं इससे आगे की बात करूं n बराबर क्या होता है, 1/sin C की होता है, लेकिन उसने यहां पर कितना दिया है, sin C की जगह क्या दिया उसने, क्रांतिक कोण बीटा दिया है आप लोगों को, बीटा दिया है ना? अरे इतना ही दिया है ना? चलो इतनी बात समझ में आ गई? तो देखना यार, अब ये पूछा है कि बताइए कौन सा इसमें से सही है, एकदम सही इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। बताना भाई जरा, कैसे कैसे लिख सकते हो आप इसको? देखो दोनों के दोनों किसके, n की वैल्यू है कि नहीं है? हमको सीधा सीधा पता लग रहा है ये भी n की वैल्यू है, ये भी। जब लेफ्ट पार्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताना जरा। तो tan IP किसके बराबर आ जाएगा बोलो भैया, साइन बीटा के बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, tan IP इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? और यही आपका आंसर क्लिक यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है? और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है, tan अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, कैसे? देखो उल्टा भी हो सकता है, ये कोट और कोसेक में भी आ सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को रीड करें, अच्छे से समझे, आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है? चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन को हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। चलो जी, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आ जाता है डे। क्या बताया गया, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की द्विब्रोली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, है ना? देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण बता रखा है। देखो हमको पता है तरंग दैर्घ्य के बारे में एक बात, क्या कौन सा ये डे, तरंग दैर्घ्य के बारे में एक बात पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, h/m/v। यानी कहने का मतलब ये कि जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, आ रही बात समझ में, उसका लैम्डा क्या, जिसका मास सबसे कम होगा उसके लिए लैम्डा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और अगर मैं मास की बात करूं बेटा तो क्या है रखना यहां पर, देखना जरा आंसर क्या बनेगा इसमें आपका। अगर मैं पूछूंगा सबसे कम क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम यहां पर होता है, तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर दोबारा याद रखना, लैम्डा बराबर क्या होता है, h/mv होता है, मास जिसका सबसे कम होगा उसी के लिए लैम्डा ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो लैम्डा ज्यादा हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यार, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या बोला गया देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग से आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू, है ना? चलो आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच में खींचे गए वक्र की ढाल बताइए, ये बतानी है आपको, खींचे गए वक्र की ढाल बतानी है। अब ढाल का मतलब क्या होता है, ढाल का मतलब बच्चा लोग सीधा सीधा प्रवणता से होता है। किससे होता है, प्रवणता यानी स्लोप से होता है। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा सरल रेखा में, है ना? प्रवणता क्या होती है, m बराबर tan थीटा होती है ना? चलो अब इसको एक बार फिर दोबारा से देख ले। तो यानी कहने का मतलब अगर आइंस्टीन की मैं बात करूं तो आइंस्टीन बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, W प्लस के होता है क्या नहीं होता भाई, ये तो होता है ना। हमें किस किस के बीच में निकालना है, V0 के और न्यू के, है ना? तो देखो अगर मैं बात करूं E बराबर क्या होता है, h इंटू न्यू, और W बराबर क्या होता है, h इंटू
न्यू नॉट। आगे बात समझ में क्या नहीं आ गई? और आगे क्या पूछा गया इसमें? के मैक्सिमम है ना, के, और के बराबर क्या होता है बोलो? ई इंटू वी नॉट होता है। यही तो होता है ना, हमको ग्राफ किस किस के बीच में, स्लोप किस किस के बीच में निकालना है, देखना यार एक बार फिर दोबारा से देखो। आवृत्ति के न्यू के और किसके बीच में? न्यू के और वी नॉट के बीच में निकालना है। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ? तो यानी एक काम कर लो, न्यू को न्यू नॉट के पास लेके चलते हैं। ई इंटू वी नॉट बराबर क्या बन जाएगा बोलो? इस न्यू नॉट को यहां भेज दो तो माइनस के एच इंटू न्यू नॉट बन जाएगा। और यहां से अगर मैं बोलूं आपसे कि वी नॉट बराबर क्या आएगा बोलो? भाई एच तो बाहर आ गया, एच अपॉन ई तो बाहर आ गया, और ये क्या बन गया? न्यू माइनस के न्यू नॉट। भाई ई तो इसके नीचे आ गया ना बेटा, और यहां पर एच बाहर आ गया, तो क्या बना? ये न्यू माइनस न्यू नॉट है ना। इसके बीच में क्या निकालना है? ग्राफ ही तो पूछा है ना, अरे ग्राफ ही पूछा है ना इसके बारे में। तो सीधी सीधी बात आप यहां पर कह सकते हैं, कैसे? देखो वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस के एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट, है ना। इस माइनस को आप अंदर ले सकते हैं। तो इसकी अगर मैं बोलूं क्या, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करने पर, अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो देखना जरा यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? प्रवणता कितनी निकल के आएगी बोलो? h अपॉन e निकल के आएगी, और ये क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है कितना? h अपॉन e कौन से ऑप्शन में बोलो? बी वाले ऑप्शन में। तो बी आपका यहां से क्लिक हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो कुछ बच्चों को दिक्कत हो आप उसको दोबारा से वीडियो में पीछे देख लेना, क्योंकि काफी क्वेश्चन बेटा मुझे इसमें कराने हैं, ठीक है। चलो जी, इतना समझ में आ गया। अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है? देखें जरा क्वेश्चन नंबर, अब खंड ब आ जाता है। खंड ब में क्वेश्चन नंबर 2 का कै पार्ट, दूसरे का कै। देखो क्या बोला गया? अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा, द्वितीय फोकस की परिभाषा कीजिए। मतलब लिखिए, कहने का मतलब ये गलत हो जाता है कई बार। समझ में आई बात? देखो यार यहाँ पे लेंस की बात की गई, दर्पण की बात नहीं की गई, क्योंकि दर्पण में तो एक ही फोकस होता है। समझ में? लेंस और दर्पण की अगर मैं बात करूं तो दर्पण में क्या होता है? दर्पण में सारी चीजें एक ही तरफ होती है, टकरा के वहीं पर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। लेकिन लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है, किरण आती है, टकराती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है ना। समझ में आ गई बात? चलो, लेकिन पूछा क्या गया हमसे? अवतल के लिए पूछा गया। तो देखो अवतल और उत्तल दोनों ही मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले उत्तल की, मैं दोनों ही आपको इसमें समझा देता हूं। उत्तल लेंस, ठीक है, और ये हो जाता है अवतल लेंस। समझ में आ रही है बात? ये कॉन्वेक्स होता है और ये कॉन्केव होता है। क्लियर बात समझ में? अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं बेटा तो ध्यान रखना जरा, क्या बोला गया इसमें? उत्तल लेंस में क्या होता है? ये लो, इस आकृति का बना होता है उत्तल लेंस, है ना। समझ में आई बात? ये जिस बिंदु से होकर के निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। ये लो जी, ये लो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीचू 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही? बस बिल्कुल मस्त होकर पढ़े चीजों को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ कुछ याद आ रहा होगा अपना बचपन में पढ़ी है ना तुमने सारी चीजें, अरे मतलब 6 महीने पहले पढ़ी है ना सारी चीजें, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। फिर भी दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएंगी आपको चीजें। तो अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में आपको दिखाई दे गया कि F1 क्या होता है ना, यानी वो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के पश्चात क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में? और यही द्वितीय फोकस में क्या बन जाएगा? इस क्वेश्चन को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, भी साइड में हो जाओ। द्वितीय फोकस के लिए क्या होगा बोलो? ये कैसी किरणें आ रही है? समांतर किरणें आ रही है। कैसी किरणें आ रही है? समांतर। और याद रखना टकराने के बाद कहां से होकर के निकलेंगी? एक ही बिंदु से होकर के निकलेंगी। समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में? और जिस बिंदु से होकर के निकलेंगी उस बिंदु को क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। ये तो हो गया उत्तल लेंस के बारे में, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। आई बात समझ में? अब पढ़ लेते हैं अवतल लेंस में क्या क्या होता है। देखो अवतल लेंस थोड़ा सा अजीब होता है, थोड़ा सा अजीब होता है, करता कुछ है दिखाता कुछ है। होता है ना हर घर में एक बच्चा ऐसा शरारती टाइप है,
तो ये वही है, ये समझ लो आप। ये करता कुछ है, दिखाता कुछ है। आपको कुछ और दिखाई देगा लेकिन ये करेगा कुछ और। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, ये सारी की सारी किरणें जितनी भी आएंगी, ये दूर से देखने पर ऐसा, हम यहां हमेशा यहां होते हैं। हम कहां होते हैं? हमेशा यहां होते हैं। यहां से जब हम देखेंगे बेटा लोग तो क्या दिखाई देगा हमको कि सारी की सारी किरणें सेंटर पे, तो सेंटर जाती है। सारी की सारी किरणें कहां जा रही है? इस बिंदु पर की तरफ जा रही है, जिसको हम F1 कह रहे हैं। लेकिन असल में हो क्या रहा है, ये सारी की सारी किरणें कैसी हो गई बोलो? इसके समांतर हो गई। किसके समांतर हो गई ये सारी की सारी किरणें? जितनी भी तरंगे किरणें सारी की सारी F1 की ओर को जाती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन असल में हो क्या रहा है, ये शरारती बच्चा है इस घर का, ये जैसा होगा वैसा दिखाई नहीं देगा। सारी की सारी किरणें कैसी हो गई बोलो? समांतर किरणें हो गई। और ये कहलाता है इसका प्रथम फोकस। अगर द्वितीय फोकस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो द्वितीय फोकस में क्या होगा? अब इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे? देखो, ये लो जी, ये लो भैया जी, चलो जी, चलो जी, ये मुख्य अक्ष आ गया। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? अब देखो यार, इसमें क्या हो रहा था, आती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन इस बार क्या होगा? समांतर जा रही है। कैसी जा रही है सारी की सारी किरणें? समांतर, है ना। अब जब दूर से आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? समांतर जा रही है। लेकिन जब इधर आएंगे तो कैसा? फैलती हुई दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? सारी की सारी किरणें कैसे दिखाई देंगी? फैलती हुई दिखाई देंगी। और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस F2 बोलेंगे। आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, क्या उत्तल लेंस कैसा होता है? याद रखना, अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी होता है। और इसकी फोकस कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। याद रखना, लेंस के बारे में बात बता रहा हूं। अवतल लेंस कैसा होता है बोलो? इसको बोलते हैं अपसारी। और इसकी फोकस कैसी होती है? माइनस की होती है। ये बात याद रखना। एक बार फिर दोबारा बता देता हूं। उत्तल लेंस क्या करता है? सारी की सारी किरणों को क्या करता है? एक ही बिंदु पर डालता है। जैसे कि आपका टेबल लैंप। क्या बताया मैंने आपको? टेबल लैंप क्या होता है? टेबल लैंप जब आप जलाते हैं तो पूरे कमरे में अंधेरा होता है, लेकिन आपके टेबल के ऊपर जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर क्या होता है? सारी की सारी किरणें बल्ब में से निकल के उस पर ही डलती हैं। केवल उस मेज का उतना ही पोर्शन दिखाई देगा, बाकी सारे कमरे में अंधेरा रहेगा। बता दो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में क्लियर है? चलो, ऐसे अगर मैं बात करूं आपसे अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का प्रयोग कहां पर होता है? अपसारी, यानी किरणों को बिखेरने का काम करेगा। आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में? बिखेरने का काम मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा जो क्रिकेट का स्टेडियम होता है या जो फुटबॉल का स्टेडियम होता है, वहां केवल 4 लाइट लगी होती हैं, 4 या 5 लाइट लगी होती हैं, लेकिन वे 5 लाइटें ही इतनी ज्यादा रोशनी कर देती हैं कि पूरे के पूरे फील्ड में रोशनी बहुत ज्यादा होती है। या आपके गली के चौपले पर है तो आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है? स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं। समझ में आई बात या नहीं? स्ट्रीट लाइट क्या करती हैं? चारों जितने भी रास्ते हैं पूरे के पूरे रास्ते पर लाइट बिखेर देती हैं, रोशनी कर देती हैं, यानी किरणों को फैलाने का काम करते हैं। आगे बात समझ में? तो जहां पर किरणें फैलाने का मतलब समझ रहे हो? इस तरीके से किरणें जाएंगी सारी की सारी, बल्ब में से किरणें निकलने के बाद कितने का कोण बनाएंगी? ऐसा कोण बनाएंगी। 180 मत कर देना, 180 में तो फिर बल्ब ही फट जाएगा। समझ, इसको थोड़ा सा बेंड कर दो। समझ में आई बात या नहीं? ये तो होगा आपका अपसारी। और अपसारी कौन होता है? याद रखना, जिसकी फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस की होती है। और ये कौन होता है? सीधा सीधी बात अगर मैं करूं तो अवतल होता है। अवतल किरणों को बखेरने का काम करता है, इसलिए माइनस का होता है, ऐसे याद रख लेना। और अवतल क्या काम करता है बच्चा लोग? उत्तल क्या काम करता है? किरणों को एक ही बिंदु पर डालता है, इसलिए फोकस को क्या कर देता है? प्लस कर देता है। आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से जरा। जल्दी से आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया गया नेक्स्ट? रेडियोएक्टिव पदार्थ के औसत आयु तथा अर्ध औसत आयु के संबंध लिखे। आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। अर्ध आयु काल T½ 0.693 इंटू टी, ये रिलेशन होता है इसमें। समझ में आ गई बात? हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, ठीक है? ये से होता है।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है 1 नंबर में। अब सिलेबस में नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं वाली बात ही नहीं है ना। चलिए सिलेबस में होता तो आपको पढ़ाया जाता डीप तरीके से। नेक्स्ट पर आप बात करते हैं, जल्दी चलिए, क्वेश्चन काफी सारे बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर के क्या पूछा गया, कार्यफलन के दूसरे का। अगर मैं पूछूं आपसे कार्यफलन क्या होता है, देखो कार्यफलन होता है W, क्या आता है W बराबर H इंटू न्यू नोट, या W बराबर H से अपॉन लैम्डा नोट। ये दो फॉर्मूले होते हैं W के बेटा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, जल्दी से कमेंट करें किस चैप्टर में पढ़ाया गया है, जल्दी से बताइए किस चैप्टर में आपने कार्यफलन पढ़ा है। जल्दी से कमेंट कर दें, मैं देख लूंगा बाद में, आप कर दिया करें कमेंट, मैं देख लूंगा, चिंता ना करो, है ना। चलिए तो देखिए बच्चा लोग, यहां पर पूछा गया है कि आपको इस कार्यफलन बताने की क्या होता है। देखो याद रखना, मैंने आपको बताया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या घटना होती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना ये होती है कि आप जब भी किसी मेटल के सरफेस को गर्म करते हैं तो सरफेस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन सोए हुए रहते हैं वो हीट प्राप्त करके, गर्मी प्राप्त करके चलने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उथल पुथल करने लगते हैं, जिससे कि वहां पर क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है, जिसको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आगे बात समझ में। चलो अब कार्यफलन क्या होता है याद रखना। कार्यफलन क्या होता है, वह कम से कम ऊर्जा, समझ में आ रही है बात। कार्यफलन क्या होता है याद रखना, इसको मैं लिख देता हूं, वह कम से कम ऊर्जा, जो कि मेरी राइटिंग बहुत साफ है, थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ रहा है ना, काफी सारे क्वेश्चन पूछे इसलिए मैं लिख रहा था। वह कम से कम ऊर्जा जो केवल, ऐसे लिख दो इसमें, जो कम से कम ऊर्जा जो पृष्ठ से केवल इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, कार्यफलन कहलाती है। समझ में आ गई बात। W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई थी। चलो इसके बाद में दो बातें आपको और बता देता हूं, नोट करके जल्दी से देखो जरा। एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है देहली आवृत्ति, और एक पूछा जाता है देहली, ये बहुत आएंगे एग्जाम के अंदर, याद रखना। आगे भी जब हम सेट सोल्व करेंगे तो वहां पर बच्चा लोग ये काफी सारी चीजें पूछी जाएंगी, याद रखना। देखो देहली आवृत्ति क्या होती है, देखो मैंने अभी भी आपको बताया कि W बराबर क्या होता है, H इंटू न्यू नोट। ये जो न्यू नोट है ना, यही देहली आवृत्ति है। और याद रखना ये भी क्या है, देखो कार्यफलन क्या थी, कम से कम ऊर्जा। अब जब इसकी बात आएगी तो ये भी क्या होती है, कम से कम होती है। क्या होती है, कम से कम होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि वह कम से कम आवृत्ति का प्रकाश जो पृष्ठ से केवल इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति न्यू नोट कहलाता है। W बराबर H इंटू न्यू नोट होता है, ये कम से कम है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। चलो इसके बाद बात करते हैं देहली तरंग दैर्घ्य की। तो मैंने आपको बताया W बराबर क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा नॉट। तो देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है याद रखना, लैम्डा नॉट क्या होता है, देहली तरंग दैर्घ्य होता है। आगे बात समझ में। अब ये क्या होता है याद रखना, ये अधिकतम होता है, अधिक से अधिक। ऊपर की दोनों जो है कार्यफलन और देहली आवृत्ति, ये दोनों कम से कम होती हैं, लेकिन देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वह अधिक से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो पृष्ठ से केवल इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाता है, देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट कहलाता है। आगे बात समझने के नहीं आगे। अब देखो मैं सीधी सीधी बात अगर आपसे बात करूं, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ये पूछा गया क्या, कि एक सोडियम है, क्या है, एक सोडियम का पृष्ठ है, समझ में आ रही बात, जिसका कार्यफलन कितना है 6850 इलेक्ट्रोवोल्ट, ऐसे कह दो। सोडियम धातु का एक कोई सरफेस है, तल है, और उसका 1 नंबर में पूछा गया है, और उसका जो कार्यफलन है वो कितना है 6850 इलेक्ट्रोवोल्ट है। समझ में आ गई बात। अब उसने कहा कि उसके ऊपर मैं 7800 इलेक्ट्रोवोल्ट का प्रकाश डालता हूं। कितना कहा, देखो सोडियम का जो कार्यफलन है वो कितना है 7850 इलेक्ट्रोवोल्ट, लेकिन उसके ऊपर मैं जो प्रकाश डाल रहा हूं आपतित,
वो कितना डाल रहा हूं 7800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो बताइए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पृष्ठ से या नहीं निकलेंगे। अब देखो बच्चा लोग एक बात यहां पर क्लियर है, मैंने आपको बता दिया है कि कार्यफलन क्या होता है, कम से कम ऊर्जा होती है। यानी कहने का मतलब ये है अगर मेरे पास ये सोडियम है तो सोडियम का जो कार्यफलन है वो कितना है बताओ जरा 6850। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कम से कम इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए 6850 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इससे ऊपर कितनी भी हो। आई बात समझ में नहीं, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए 6850 होनी चाहिए। इससे नीचे अगर आपने डाली तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर इससे ऊपर आप डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन धाए धाए निकलेंगे। आई बात समझ में नहीं आई, बात समझ में है, आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है तमंचे पे डिस्को। चलो आई बात समझ में। यहां से एक बात समझ, बिल्कुल रिलैक्स होके जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फिजिक्स समझ में आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अपने दिमाग को गर्म करके बैठोगे बिल्कुल समझ में नहीं आता, तौबा रे तौबा। हाँ तुम आगे जानते हो, गाना पूरा कर लेना अपने आप। समझ में आई बात या नहीं? चलो तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो कितना था 6850, लेकिन डाला कितना 7800, ज्यादा डाल दी तो इलेक्ट्रॉन दाएं दाएं निकलेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं क्या, अब मैंने कह दिया 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश डाला है, तो बताइए कैसे होगा। 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर मैं डाल दूंगा तो क्या होगा, कम हो गया नहीं हो गया, तो कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। आगे बात समझ में। चलो अपने काम पर वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलो क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा बाकी तो कॉफी क्वेश्चन पीछे रह जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखना जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कहां पर चला गया भाई, छुप के जा रहा है। चलो वाटहीन धारा, क्या पूछा गया, वाटहीन धारा। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, यानी कहने का मतलब यह वाटहीन धारा क्या होती है, जहां याद रखना औसत शक्ति व्यय शून्य हो तो वह धारा क्या कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। आगे बात समझ में, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8, विभव प्रवणता बतानी है। तो विभव प्रवणता बताना यार, क्या होता है विभव प्रवणता। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी दूरी के सापेक्ष विभव में पतन की जो दर होती है उसी को क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता बोला जाता है। आर्यवास इसकी पीडीएफ में आपको मेंशन करा दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है 9634519461 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप कहां से हैं आप मैसेज कर देना, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया आपको विभव प्रवणता क्या होती है, दूरी के सापेक्ष विभव में पतन। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि इसका जो ग्राफ है ना वो गिरता जा रहा है नीचे को, ये माइनस केवल यहां पर ये दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया। क्वेश्चन में पूछा गया, बोला गया आपसे चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता परिभाषित कीजिए। देखो चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, SI होती है। क्या होती है याद रखना, SI। चल कुंडली है ना, हाँ ठीक है। SI बराबर क्या होता है, φ/I होता है। ये धारा सुग्राहिता है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं भी और आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। समझ में आई बात। तो φ क्या हो जाता है, I हो जाता है, और ये φ/I किसके बराबर होता है, NAB/C के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में। तो यानी कहने का मतलब ये है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या, ये देखो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला तो आप ये लिख ही देंगे, लेकिन एग्जाम में कई बार ये चीज पूछ लेता है कि चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं या किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो याद रखना SI को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, N की वैल्यू को बढ़ाना होगा, A के मान को बढ़ाना होगा, B के मान को बढ़ाना होगा, लेकिन C के मान को जो एटम वहां पर कांस्टेंट हम मानते हैं उस C के मान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाके ये SI का मान बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई बेटा। इसी के साथ में क्वेश्चन यहां पर और पूछा जाता है, चल कुंडली धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता SV, ये यहां पर ये भी पूछा जाता है। और याद रखना ये क्या होता है, φ/V होता है। क्या होता है ये, φ/V होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और बढ़ जाती है बस, NAB
अपॉन सी इंटू आर, इसमें आर और इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। 2023 के लिए बेस्ट विकल्प होगा ये, यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया है कि क्या बढ़ने से क्या घटेगा, ये इसमें पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो जी क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट से खंड से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग पूछा गया है। क्या पूछा गया 3 के पहले भाग में, एक प्रेरकीय धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, ये कलांतर आपको बताना। ठीक है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र बताइए, ये आपको बताना है। आगे बात समझ में नहीं, एक बार फिर दोबारा देख लो। प्रेरकीय प्रतिघात धारा परिपथ में धारा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा पूछा है ना, प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या है भाई, प्रेरकत्व का मतलब क्या है, तीसरे का कहना है। प्रेरकत्व का मतलब क्या है, प्रेरक का मतलब तो R बराबर तो 0 है, उसमें तो केवल L की ही बात होगी, है ना। प्रेरक के प्रतिरोध तो यही होता है, ठीक है। और यानी कि वहां पर क्या होगा, एक्सएल होगा उसके अंदर, और एक्सएल बराबर क्या होता है, L इंटू ओमेगा, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई n होता है, ये हम सब जानते हैं। और क्या पूछा गया इसमें कलांतर बताना है। क्या बताना है, कलांतर बताना है ना। अब कलांतर कैसे बताएंगे, देखो कलांतर तो मुझको एक बात पता है क्या कि tan phi बराबर क्या होता है, एक्सएल डिफरेंस xc अपॉन r होता है ना। और ये एक्सएल डिफरेंस xc, r की वैल्यू कितनी बता दी मैंने आपको, 0 बता दी। तो यानी पूरा का पूरा कितना बन गया, अनंत बन गया, अनंत बन गया, अनंत, अरे अनंत आ गया ना ये, हाँ ठीक है। अब देखो जरा, अब अनंत के आने के बाद ये वैल्यू किसकी बनती है बोलो, 90 की, और फाई बराबर कितना बन गया, 90 बन गया। ये कलांतरी तो पूछा था उसने। और क्या पूछा है इसमें नेक्स्ट अलग, कलांतरी तो पूछा है ना, हाँ कलांतर बता दिया आपने, ये रहा। और प्रेरण प्रतिघात ये रहा, L इंटू 2 पाई n होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से जरा। क्या बोला गया, ख भाग, और तीसरे के ख में क्या बोला गया, क्वेश्चन देखें जरा। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर, हाँ देखो उसको, लैम्डा बराबर कितना दिया गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर दिया गया। और पूछा कि आपसे ई बराबर बताइए क्या होगा, और तो कुछ नहीं बोला गया ना। फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रोवोल्ट में ज्ञात कीजिए। फोटोन की ऊर्जा निकालनी है आपको किसमें, इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालनी है, सीधी बात समझ में आ गई। तो देखना जरा ई बराबर क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा, ये तो निकालना है ना आपको। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, 3 इंटू 10 की पावर 8, और अपॉन में कितना आ जाता है लैम्डा, है ना। और लैम्डा कितना है बताओ, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये जूल में आ गया, लेकिन आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में बताना है, तो इसको कन्वर्ट कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 से। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, इसको आप यहीं पर सोल्व कर लेंगे, समझ में आई बात, और सोल्व करके इसका आंसर आप निकाल देंगे। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं, सोल्व करके क्या क्या बनेगा, देखना जरा भाई कितना बन सकता है ये। चलो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया गया, 0 जूल बचता है 5। चलो जी 16, आ जाओ आगे। सबसे पहले 10 की पावर्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात समझ में, सभी पंटर लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जितनी भी 10 की पावर हो बच्चा लोग, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्वेश्चन की जो क्वेश्चन कुछ करने का आपका तरीका है उसको बदल लीजिए। ऐसा नहीं उठापटा काम मिच के किसी की भी गुणा किसी में ठोक दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बात फिर दोबारा से सुन लें आप, जितने भी 10 की पावर है सबसे पहले उन पावर्स को कलेक्ट कर ले जगह। देखना जरा, जैसे 10 की पावर माइनस के 34 है। अब देखो ये नीचे कितना 19 है, देखो 34 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 26 बच जाएगा भाई। जब 34 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 26। चलो नीचे आ जाओ, कितना बन गया ये भाई 19, और 7 कितना बन जाएगा, 26 बन जाएगा। और 26 माइनस के 26 जब ऊपर जाएगा तो कैसा बनेगा, प्लस के 26 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताना जरा, यही बनेगा ना। और यहां से इसको उड़ा दो आप, इसको सोल्व कर लेंगे आप, ई की वैल्यू आ जाएगी। यहां से कर लेंगे ना क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी करेंगे ना, मुझे काफी क्वेश्चन कराने बेटा लोग इसमें। समझ में आ गई बात, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
और भैया थ्योरी भी अगर ये न्यूमेरिकल भी ना हो रहे हो तो बता देना, एक कॉपी भी लिख के तुमको सेंड कर दूंगा मैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? कभी बोलो बीच में छुड़वा दिया। ठीक है, चलिए, सर्दी बहुत ज्यादा है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गे। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर तुरंत आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दूंगा, चिंता ना करें। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, नंबर आपके पास है ही, इसमें नीचे भी लाइन में चल रहा होगा, तो वहां पर भी आप उस नंबर को नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा लोग, फिजिक्स या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो उस समस्या को लिख के भेज देना, समाधान हम देंगे आपको। ठीक, चलिए देखिए जरा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर ग में क्या बात की गई है? किसी प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो, यानी कहने का मतलब क्या है, प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण, यानी यहां पर एक बात बताई गई है कि विचलन कोण कितना होता है डेल्टा एम, और प्रिज्म का कोण कितना होता है एंगल ए, बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एन आपको बताना है, क्या बताना है? एन बराबर बताना है आपको। तो बताइए एन बराबर कितना होगा? आगे बात समझ में कि नहीं? आगे देखना जरा ऐसा कितना बनेगा भाई। एन बराबर कितना होता है बोलो? साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। चलो जी यहां से आ जाओ, साइन बोलो डेल्टा एम कितना है? ए है, ये भी कितना? ए है, तो बाई टू आ गया, तो नीचे कितना हो गया? साइन ए बाई टू हो गया। यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, क्या देखो जरा भाई, ऊपर कितना है? देखो ऊपर ए और ए कितना आ गया? 2a आ गया, 2 से 2 कट गया तो a बचा, और नीचे बाई 2 है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 साइन एंगल का हाफ हो जाता है, हमको पता है। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 और आंसर आ गया 2 cos a by 2। इज दैट क्लियर? नाउ दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे की बात को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब क्वेश्चन के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर मैं पूछूं आपसे, देखो जरा क्वेश्चन कहां पर चला गया? हमारे तो क्वेश्चन भी बहुत भाग रहे हैं भाई। चलो देखिए जरा क्या बोला गया क्वेश्चन में। अगर मैं यहां से पूछूं आपसे, ये है आपका घे, ठीक है। देखो जरा क्या बोला गया, निम्नलिखित तर्क के द्वारा निर्गत y के लिए बुलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए, है। चलो क्वेश्चन नंबर घे, ठीक है। अब यहां पर एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। कैसे समझ लेंगे? देखो जरा, देखो इस डायग्राम में क्या बना रखा है। डायग्राम यहां पर बना रखा है ये इस तरीके से। पहला डायग्राम पहले आप समझ लें। ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको? एक बार फिर भी मैं यहां पर बना देता हूं। ऐसा ही है ना भाई? हाँ, और यहां से जा रहा है, इसको आपने y कह दिया, इसको आपने a कह दिया, और इसको आपने b कह दिया। ये पहला पार्ट है। दो इसमें डायग्राम दिए गए हैं और दोनों ही आपको क्लियर करके बताने है ना। चलो तो निम्नलिखित तर्क द्वारा निर्गत y के लिए बुलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। देखो एक बात याद रखना, क्या ये जो वाला ये वाली जो फिगर है ये दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। किसके कॉम्बिनेशन से? दो फिगर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। अगर मैं बात करूं, ये कंप्यूटर वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले चैप्टर में है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर बात की जाती है। ये लॉजिक गेट होते हैं। क्या होते हैं? ये लॉजिक गेट होते हैं। समझ में आ गई बात? मेन 3 तरीके के लॉजिक गेट होते हैं, और, एंड और नॉट। समझ में आ गई बात? लेकिन ये क्या है? ये मिक्सचर है दो का। अब ये मिक्सचर कैसा है अगर मैं पूछूं आपसे, तो देखना जरा यहां पर मिक्सचर किसका किसका बनेगा। ये देखो, एंड गेट और नॉट गेट का मिक्सचर है। नॉट गेट का मिश्र रूप है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? समझ में? अगर मैं पूछूं इसका बुलियन व्यंजक क्या बनेगा, अगर मैं इसका बुलियन व्यंजक आपसे पूछूं तो बुलियन व्यंजक क्या बनेगा?
तो याद रखना एंड का मतलब क्या होता है ये, और नोट का मतलब क्या होता है, नोट का मतलब क्या होता है, ऊपर में लाइन खींच दो, ये क्या बन जाएगा, ये नोट बन जाएगा। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? चलो भाई, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, देखो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, नॉट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू वाई। आगे बात समझ में? अब देखो ये कॉम्बिनेशन बना कैसे कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे कैसे, एक बार फिर दोबारा से इसको डायग्राम को मैं क्लियर करके बता देता हूं। एक तो ये बना होगा, ये तो होता है नोट और ये होता है एंड। समझ में आई बात? इन दोनों को मिक्स करके क्या बना, इन दोनों को मिक्स करके ये बना। ठीक है, इसको याद रखना, ये हमने लिखा रीड एज। इसको पढ़ेंगे कैसे आप, तो बुलियन व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा कि नोट तो ऊपर लिखा गया, नोट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू किसके होगा, वाई के होगा। अब यहां से बात आती है सत्यता सारणी। यहां से बात आती है सत्यता सारणी। अब देखो सत्यता सारणी बनती कैसे है। सत्यता सारणी बनाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, उपकरण का, डिवाइस का क्या होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए। सर्किट कैसे बनता है देखो जरा, थोड़ा फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। अगर नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा स्पीड से हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, घबराने वाली कोई बात नहीं। कभी बच्चे सोच रहे हो कि 4 क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा 1 घंटा लगा दिया भैया ने, तो हम एग्जाम में कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो एक स्विच यहां पर लगेगा, एक यहां पर लगेगा बी, और यहां पर हो गया बल्ब आप लोगों का, और एक प्रतिरोध यहां पर लगाया हमने आर। करंट यहां से आया, चला चला और इसमें भी गया, और यहां से बल्ब जल गया, फिर दोबारा वापस वहीं पर आ गया। हम जानते हैं करंट जहां से चलता है वहीं पर वापस पहुंचाना जरूरी होता है बल्ब को जलाने के लिए। क्लियर है? अब सत्यता सारणी की अगर मैं बात करूं बच्चा लोग, तो याद रखना यहां से 4 चीजें बनती है। क्या बनती है? 4। देखो जरा, अगर मैं उधर वाले से बात करूं तो देखना जरा, ए बी वाई डैश और वाई। ये सत्यता सारणी। अब ये जो सारणी बनती है याद रखना, ये इसके अकॉर्डिंग बनेगी। आ रही है बात समझ में? ये सारणी इसके अकॉर्डिंग बनेगी। कैसे बनेगी इसके अकॉर्डिंग, देखना जरा। अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि भाई स्विच ए को भी मैं क्या कर दूं, अगर मैं बोलूं आपसे क्या, स्विच ए को भी मैं क्या कर दूं, स्विच ए और बी, सीधी सी बात है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों को ओपन रख दिया। जीरो का मतलब क्या है, ये भी खोल दिया और यहां से ये भी खोल दिया, तो क्या यहां पर करंट पहुंचेगा, यानी कि ये वाई डैश है और ये वाई है। फिर दोबारा सुन लो, ए को भी ओपन कर दिया, बी को भी ओपन कर दिया। ओपन का मतलब जीरो, करंट पहुंचा नहीं आगे, तो यानी करंट आया और यहां से आर में जाकर यहां से आगे नहीं गया, उल्टा चला गया। फिर कहां चला गया, बल्ब के अंदर चला गया। तो बल्ब यहां पर तो पहुंचा नहीं, लेकिन वाई पर पहुंच गया, बल्ब क्या हो गया, जल गया। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? चलो इससे आगे की अगर मैं बात करूं, इस बार मैंने क्या किया, ए को तो खुला रहने दिया, लेकिन बी को बंद कर दिया। ये लो जी, अब बी को बंद करने का मतलब क्या है, बी का तो बंद कर दिया तो बी में तो करंट आ सकता है, लेकिन याद रखना यहां पर करंट पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा। तो करंट वापसी, जब ये खुला हुआ है तो यहां से आया, ये से वापस जाके कहां चला गया, बल्ब में चला गया। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? अब तीसरे बार आ जाओ, इस बार इसने ए को बंद कर दिया और बी को खुला कर दिया, वाई डैश पर फिर भी करंट नहीं गया, घूम के कहां पर चला गया, पूरा का पूरा बल्ब पे चला गया। अब सीधी सी बात कहने का मतलब क्या है बच्चा लोग, ये समझ में आ रही है आपको बात या नहीं? सारणी समझ में आ रही है? अब लास्ट वाले में क्या होगा, ए और बी दोनों को बंद कर दिया, यहां से भी बंद कर दिया और यहां से भी, तो करंट आया और सीधा इससे होता हुआ सीधा वाई के पास चला गया। सारा करंट जितना भी था सब यही आ गया, आगे कुछ गया ही नहीं, तो इस वाले करंट बल्ब का कितना रहा, 0 रहा। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो तीनों केस में ये बल्ब जलेगा, कौन से केस में बल्ब नहीं जलेगा, जिसमें तीनों के तीनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे एक लाइन में। ठीक है, तो इसकी सत्यता सारणी हो जाती है। समझ में आ गई? ये पहला भाग हो गया आपका।
जो आपने क्वेश्चन के अंदर बोला था। अब इसके सेकंड भाग की अगर मैं बात करूं तो सेकंड भाग का डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। उसकी भी सारणी ऐसी ही बनेगी। चलो जी, दिखाना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या बोला गया क्वेश्चन में, इसी के सेकंड पार्ट में क्या बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो जरा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, डायग्राम कहां है इसका, अच्छा नोर, उसने सीधा सीधा नाम बोल दिया कि नोर गेट, नोर गेट आपको सब बताना है। क्या बताना है आपको, सीधा सीधा उसने नाम बोला है कि नोर आपको यहां पर समझाना है। देखो भैया नाम से आपको पता लग रहा है क्या, नोर, नोर का मतलब क्या हो गया, नोर का मतलब ये है कि तो और गेट है जुड़ा हुआ है और गेट के साथ में नॉट गेट भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं और गेट के बुलियन व्यंजक की बात करूं तो देखना जरा, बुलियन इसका डायग्राम कैसा बनेगा अगर मैं बोलूं आपसे, देखो अगर मैं बात करूं उसके बारे में, देखो बुलियन व्यंजक कैसे बनता है, ए और बी इक्वल टू वाई, लेकिन नोट है तो ऊपर नोट भी लगा दिया, ये क्या बन गया इसका बच्चा लोग, बुलियन व्यंजक बन गया। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, इसको रीड कैसे करेंगे आप लोग बताना जरा, नॉट ऑफ ए और बी इज इक्वल टू वाई। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है तो देखना जरा इसको कैसे बनाएंगे आप, इसको आप हल्का सा ऐसे बेंड कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर ये सीधा रहेगा, ये नोट हो गया और ये और हो गया। समझ में आ रही है बात भैया, इतनी बात क्लियर है। यहां से अच्छे से बी आएंगे, इसमें दो पोर्शन होंगे केवल, क्योंकि दो है ना ए और बी, तो यहां से दो पोर्शन होंगे, बाकी के वाई डैश बन जाएगा, फिर वाई बन जाएगा, ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। आ रही है बात समझ में, सत्याता सारणी की अगर मैं बात करूं तो क्या बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा से एक फिगर आसम आपको बना, अच्छा इसमें जो कंबाइन होकर डायग्राम बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, देखो ये पूरा बेंड हो जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका नोर, ये पूरा का पूरा बेंड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर मैं सत्याता सारणी की बात करता हूं बच्चा लोग, तो सत्याता सारणी कैसे बनाएंगे इसकी आप लोग देखो, उसके सबसे पहले आपको डायग्राम याद हो जाना चाहिए, और डायग्राम कैसा बनेगा इसका, that is A, that is B, that is Y dash and that is a बल्ब। क्या होगा ये बच्चा लो, बल्ब होगा, ये Y होगा। आ रही है बात समझ में, यहां से करंट फ्लो होगा, सीधा जाएगा और ऐसे करके बल्ब को जला करके भाग के वापस से आ जाएगा। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। और यहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं हम लोग R। इसके अगर मैं सत्याता सारणी की बात करूं तो कितनी बनती है देखना जरा, सत्याता सारणी कैसी बनेगी, ए बी वाई डैश और वाई। ये अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और अक्सर जब भगवान तुम्हारे साथ ना हो तो ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, आपके भगवान के द्वारा ही। समझ में आ रही है बात, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इसलिए एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चले बच्चा लोग देखें भैया, अब यहां से एक बात समझ लेना, क्या दो स्विच है ए और बी, समझ में आई बात, और बल्ब जलेगा यहां पर वाई डैश है और सीधा बल्ब जलेगा वहां पर। कहने का मतलब ये है, देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें ओपन स्टार्ट कर दूं, उसको मैंने दोनों ओपन रख दिए, ये भी खुला और ये भी खुला, तो करंट आया, वापसी गया ही नहीं, आगे जा ही नहीं पाया, आगे जा ही नहीं पाया, तो 0 0, तो ये तो 0 हो गया, यानी सारा करंट घूम फिर के कहां चला गया, बड़े वाले बल्ब में चला गया। आ रही है बात समझ में। चलो अब हमने क्या करा, ए को बंद कर दिया, बी को खुला रखा। ए को बंद करने का मतलब क्या है, यहां पर टाका लगा दिया, करंट आया, टाका लगाया, टाके में से जाके वाई डैश पर बल्ब जला दिया और आगे करंट गया ही नहीं। समझ में आ रही है बात। अब तीसरे में आ जाओ, तीसरे में हमने क्या किया, इस बार टाका लगा दिया बी में, भैया ए को खुला रखा, बी में लगा दिया, तो सारा करंट बी से होकर के वाई डैश में आ गया। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये तो जल गया लेकिन आगे कोई करंट गया ही नहीं। अब हमने दोनों पर टाका लगा दिया, दोनों पर टाका लगाने का मतलब क्या है, करंट दोनों में से आया जबरदस्त तरीके से, वाई डैश को भी जला दिया, आगे कोई करंट गया ही नहीं। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, जीरो काटा मत खेलने लग जाना। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में, जो ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं,
ठीक है। हाँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, याद रखना, इसलिए आपके सामने मैं यहाँ पर आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, चले, इतनी बात समझ में आ गई अभी आपको? यहां तक की बात क्लियर है? चले भैया, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 यहां पर खत्म हो जाता है बच्चा लोग। इसके पार्ट 2 में यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7, 8, 9 तक के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे के सारे सेकंड पार्ट में करेंगे और अगली बार से थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करेंगे आप लोग मेरे साथ। आई होप आपको हमने जो आप लोगों के लिए कोशिश स्टार्ट की है तिरंगा सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों में, यारों बंटर लोगों में इस चीज को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।